Hello everyone, welcome back to my channel. Yeah, I know मेरी वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो, जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो और उसमें आपको सक्सेस ना मिले तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं। हम भी ट्राई करेंगे, देखते हैं इस वीडियोस में कितनी व्यूज़ आती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये केस है उनके बारे में जो अपने टाइम पे वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस थी। देखो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की लाइफ ऐसी रही है ना, जिनकी लाइफस्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का दी एंड तक काफ़ी मिस्टीरियस रहा है। ऐसी ही एक अदाकारा थी परवीन बॉबी, जिनकी ज़िंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकली थी कि भगवान ऐसी मौत किसी को भी ना दे। इनका पूरा नाम परवीन वाली मोहम्मद खान था। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई परवीन अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। परवीन को अपनी बेटी की रूप में गोद में देखने के लिए इनके माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा था। जब परवीन 10 साल की थी, उसी समय उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अहमदाबाद के माउंट कार्मेल स्कूल में परवीन की स्टार्टिंग एजुकेशन हुई। अहमदाबाद के जेवियर्स कॉलेज से उनकी इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी भी पूरी हुई। स्टडी के साथ साथ परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार जब परवीन बॉबी मिनी स्कर्ट के वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट के कस लगा रही थी, तभी फिल्म निर्माता एंड निर्देशक VRS इशारा की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने परवीन को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी। इसे परवीन की किस्मत कहें या खूबसूरती का जलवा, फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी तो वहीं रहे, लेकिन परवीन बॉबी सफलता के नए नए पैदानों पर चढ़ती गई। परवीन बॉबी बहुत ही खूबसूरत थी, मॉडर्न और स्टाइलिश इतनी की उसके फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद हीरोइन को ट्रेडिशनल लुक से हटके अलग कर ओपन माइंडेड और मॉडर्न लुक में देखा जाने लगा। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट मजबूर फिल्म में दिखाई दी तो उनकी कैरियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त की बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की हसरतें पाला करती थी। उस समय परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्में न केवल मिल रही थी, बल्कि वो फिल्में हिट भी हो रही थी। शान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, ये कुछ उन फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन को जोड़ी को हिट से सुपर हिट बना दिया। लोग तो इन दोनों के बीच अफेयर की भी चर्चा करने लगे थे, पर परवीन बॉबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था जो पाकिस्तान इंटरनल एयरलाइंस में काम करता था। उसका नाम जमील था और वो परवीन का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय परवीन बॉबी कॉलेज में पढ़ रही थी और उसे जमील से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुँच गई थी। इन दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस दौर में परवीन की मां ने इस शादी से इनकार कर दिया और इनकी शादी यहीं टूट गई। इसके बाद परवीन की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलन डैनी डेंजोबा की। ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बिना शादी किए हुए 4 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डैनी ने परवीन के घर में रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज सुनकर परवीन बुरी तरह से डर गई और उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया जिसे देखकर डैनी के भी होश उड़ गए। वो समझ गए कि परवीन के ब्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। खबरों के माने तो इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां ही बनाने शुरू कर दी और 4 साल का रिलेशनशिप आपसी सहमति से टूट गया। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद भी परवीन डैनी के घर जाया करती थी। उनकी बेडरूम में एक VCR देखा करती थी। इसके बाद परवीन का एक फिल्म बुलेट सिनेमाघरों में आया, जिसमें उनके ऑपोजिट कबीर बेदी ने काम किया। एक साथ काम करने के बाद परवीन और कबीर के बीच एक अट्रैक्शन पैदा हुआ। ये अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को पार करके दोनों को एक होने पर मजबूर कर गया। कबीर के प्यार में परवीन ने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी, क्योंकि कबीर बेदी अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा करते थे। परवीन को ये फील हुआ कि कबीर उनको इग्नोर कर रहा है। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई और फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद साल 1977 में परवीन की जिंदगी में चौथा प्यार आया। चौथे आदमी के रूप में
महेश भट्ट की एंट्री हुई। इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे। परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए सभी शादीशुदा थे। उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के दौर पर स्ट्रगल कर रहे थे, सक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस दौर में परवीन बॉबी का करियर अपने पिक पर था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लाहिद और पूजा को छोड़कर बॉबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है और उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। साल 1989 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लिया और ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ तो उसे मारने की साजिश चल रही है। ऊपर टंगा हुआ झूमर उसके ऊपर गिराने के लिए ही टांगी है। इसी तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहाँ से बाहर चली गई। दिन ब दिन परवीन की तमाम हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार परवीन बॉबी महेश भट्ट के साथ कार से कहीं जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और ये कहना शुरू कर दिया कि इस कार में बॉम्ब रखा हुआ है। उसके इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान रह गए। परवीन बॉबी के मन में ये बात बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट ने इसके लिए राजी नहीं भरी। परवीन के ठीक होने की संभावना कम होती जा रही थी। इसके बाद महेश भट्ट परवीन बॉबी को लेकर बेंगलुरु चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर ये चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास ना रहे। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट परवीन को उनके घर पर छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास चले गए। एक रात परवीन ने महेश भट्ट के सामने ये ऑप्शन रख दिया कि वो परवीन के डॉक्टर को चुने या उनको। महेश परवीन की बेहतर चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते को यहीं खत्म हो जाना चाहिए और उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया। लेकिन परवीन महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़ों में ही सड़कों पर दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई। लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। पर परवीन की जिंदगी में ये अकेलापन का चौथा हमला था। इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेश यात्रा भी की। इसी सिलसिले साल 1984 वो अमेरिका के कनाडी एयरपोर्ट में उतरी, लेकिन एयरपोर्ट के स्टाफ उन्हें नहीं पहचाने और उनकी हरकतों के कारण उनको हथकड़ी पहनाकर बंद कर दिया गया। ये बात जब इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने बात किया। उसके बाद वो हथकड़ियों से छूट पाई। इसके बाद परवीन बॉबी जब भारत आई तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है और उन्होंने उनकी जान लेने की भी कोशिश की है और उनके गुंडों के द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया और उन्हें एक आइलैंड पर रखा गया। वहाँ उनके कान की सर्जरी करके एक चिप लगाया गया जिससे कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सके और उन्होंने इस तरह के आरोप एक इंटरव्यू के दौरान लगाया। जब उनके घर की बिजली भी चली जाती थी तो इसकी साजिश का आरोप वो इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करती थी। ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। इसके बाद लोगों के मन में परवीन बॉबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी रह गई थी, जिससे वो मन में तो कह सकते थे, लेकिन कोई भी परवीन से मिलना नहीं चाहता था। पड़ोसियों ने देखा कि परवीन के दरवाजे पर 3 दिन की दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर पड़े थे। जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई, दरवाजा तोड़कर अंदर गई। परवीन बॉबी इस दुनिया से जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि परवीन डायबिटिक थी। परवीन जब जिंदा थी तो उनके किसी भी रिश्तेदार का अता पता नहीं था। उनके मरने के बाद संपत्ति के कई दावेदार आ गए थे। संपत्ति की लड़ाई में कोर्ट ने जो फैसला किया, जुहू में 4 बेडरूम वाले फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख रुपीस के फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे कुल संपत्ति का 80% हिस्सा महिलाओं के भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी परवीन के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। तो गाइस, ये थी परवीन बॉबी की कहानी। आई होप आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा इस स्टोरी से।